सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के एज पर बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है प्राइमरी. मतलब बेसिकली लाइक जन्मजात आपकी बॉडी से रिलेटेड आपका है ही प्रॉब्लम स्टार्टिंग से. और एक होता है साइकोलॉजिकल कि आपको टेंशन है या फिर आपको कुछ बीमारी हो गई उसकी वजह से आपको हुआ. पहले आपका सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मल था बट बाद में प्रॉब्लम होने लगी. तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे डिस्टिंग्विश हम करते हैं. साइकोलॉजी और साइकेट्री में अंतर क्या होता है? तो बेसिकली साइकेट्री इज साइक प्लस आइट्री. आइट्री आता है आइट्रोजेनिक से, मतलब कि इलनेस से. तो साइकेट्रिस्ट बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं, दे आर एमबीबीएस ट्रेन डॉक्टर्स. तो अर्बन सोसाइटी में साइकेट्री को लेके एंड मेंटल हेल्थ को लेके इन जनरल ज़्यादा अवेयरनेस है. एंड इवन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ साइकेट्रिस्ट इज ऑल्सो देयर. अगर हम गाँव देहात के बारे में बात करें, टॉक अबाउट रूरल एरियाज, वील सी दैट पीपल आर हार्डली अवेयर अबाउट इट. अगर कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई पेशेंट साइकोसिस में चला जाता है तो वो ओझा के पास चले जाते हैं, कविराज के पास चले जाते हैं. तो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कि नाम में ही बोला है, बाइपोलर, दो पोल होते हैं. एक पोल होता है हाइपर एक्टिविटी का, एकदम इंसान पूरा मेनिया में चला जाएगा, और एक होता है एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा. तो अगर ये ऊपर से नीचे अगर 4 बार हो रहा है तो अगर 2 बार डिप्रेशन हो रहा है, 2 बार मेनिया हो रहा है, तो वी कैन कॉल इट एज बाइपोलर. और ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, बाइपोलर 3, बाइपोलर 4. Hello and welcome back to another episode of the Geeky Pod with Manas. In this very special episode at the end of 2025, we have talked about mental health. We have talked about with a resident psychiatrist about various issues and areas, aspects related to mental health. So please join me in welcoming our guest today. Hello, this is Dr. Ananya Kanodia. I'm a senior resident MD Psychiatry in Agartala Government Medical College. And today I will be talking to Geeky Pod on his channel about mental health. In this episode, we have talked about topics related to ADHD, we have touched upon topics related to mental well-being, we have touched upon topics related to OCD, we have touched upon topics related to how someone's mental health affects their sexual life, how drug addiction is impacting someone's mental health, and many related aspects related to mental well-being. If you like this episode, don't forget to hit the like, share and subscribe button. Share it with someone who may need help, who may get benefited out of this episode, and enjoy the podcast and Happy New Year. थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट विथ मी डॉक्टर अनन्या. सो पहले मैं जो जानना चाहूँगा, राइट, सो ये जो लोग बोलते हैं, राइट, मेंटल हेल्थ, ये होता क्या एक्चुअली? मेंटल हेल्थ जैसे कि हम जानते हैं फिजिकल बीमारियाँ होती हैं, फिजिकल इलनेस होते हैं, जैसे चोट लगना, घाव होना, एक्सीडेंट हो जाना. तो वैसे ही मानसिक समस्या और मेंटल इलनेस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रेन. तो ब्रेन में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे पाथवेज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. ये पूरा हमारे इमोशंस को, हमारे मूड को और ओवरऑल हमारे डे टू डे एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. हमारी पर्सनालिटी फ्रंटल लोब से एसोसिएटेड होती है. तो बेसिकली जब कुछ भी अगर न्यूरोट्रांसमीटर हो या ब्रेन का कोई हिस्सा हो जो हमारे पर्टिकुलर एक्शन को कंट्रोल करता है, उसमें जब दिक्कत आने लगती है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग होने लगती है, डिसफंक्शन जिसको हम कहते हैं, तब उसको हम मेंटल इलनेसेस बोलते हैं, मानसिक बीमारियां बोलते हैं. तो ये किसी भी फील्ड में हो सकता है. आप शायद अपने मतलब इन जनरल इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे कि मेंटल हेल्थ किस तरह के होते हैं? ओके, सो अगर हम बात करें मेंटल इलनेसेस की, तो हम उसको प्राइमरली 3 तरीकों से उसको डिस्क्राइब करते हैं. एक होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस और एक होता है ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स. इसमें ये होता है कि साइकोसिस में बेसिकली क्या होता है कि इंसान को खुद पता नहीं होता है कि उसे क्या हो रहा है, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में बोलते हैं इनसाइट. इनसाइट इज एब्सेंट इन साइकोसिस. तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल होने लगता है, उसकी बातें नॉर्मल होने लगती है, उनको हेलुसिनेशन हो सकता है, डिल्यूशन हो सकता है. हेलुसिनेशन मतलब कुछ आवाज़ सुनाई देना, जैसे कि आप अकेले कमरे में तब भी आपको इंसान की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ अलग से सुनाई दे रही है जो नहीं होना चाहिए, जो बाकियों को सुनाई नहीं दे रही है ना. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ विजुअल हेलुसिनेशन, दिखना, सुनना, सूंघने में कि कुछ नहीं है, साफ सुथरा घर है, तब भी इंसान को कुछ गंदा सूंघने में आ रहा है, या फिर फील हो रहा है, टच, है ना. तो ये होता है. और एक होता है डिल्यूजन. डिल्यूजन माने कि एक मिसकंसेप्शन, एक गलत फहमी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पर चीट कर रही है. तो इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस मतलब कि जैसे मान लीजिए आप किसी भीड़ में हो, आप अपने दोस्तों के साथ आए हुए हो, फिर आप अचानक से 2 लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, शायद किसी और के बारे में गॉसिप कर रहे हो,
बट आपको लग रहा है कि आपके बारे में ऐसा है। बट आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये मेरे बारे में ही जरूर बात कर रहे हैं, तो इंसान को तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। फिर एक होता है डिल्यूजन जो सबसे कॉमन एक्चुअली जो होता है उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कि अरे वो मुझको नुकसान पहुंचाना चाहता है, मेरे नॉलेज को, मेरी रेपुटेशन को, मुझको मारना चाहता है। तो ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मैंने सिंपल भाषा में Right, आपको right. समझा दिया है। राइट, सो लास्ट में जो बताया ना आपने कि इसमें ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, हाँ, तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, राइट? ये सब लक्षण होते हैं जो भी मैंने बताया, ये सब स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं, जिसमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज द बिगेस्ट कंपार्ट। अच्छा, सो ऐसे बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज रह चुके हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह रहा होगा, या फिर मेरे पर्सनल अकाउंट है कि मेरे ऑफिस में एक लड़का हुआ करता था जिसको लगता था कि वो उसके पेरेंट्स उसको मारने के लिए खाने में कुछ मिला रहे हैं ऑफिस के कैंटीन में। ओके, तो वो किस कैटेगरी में आता है? उसको लगता था कि ऑलवेज उसको कोई छू भी दिया तो उसको लगता था कि वो हर्ट होने वाला है, उसका शायद कुछ हार्म करने वाला है। वो किस किस कैटेगरी में आता है? वो साइकोसिस में ही आएगा। अच्छा। वो आई एम श्योर दैट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ साइकोसिस। अच्छा। और उसमें क्या होता है डिल्यूजन में, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि इंसान को, जैसे अगर आपको गलत फहमी हुई, आप जब समझा देते हैं तो बाद में बोलते हैं कि हाँ शायद सही बोल रहा है, मैं ही गलत सोच रहा हूँ। बट डिल्यूजन में आप उसकी कन्विक्शन को आप तोड़ नहीं सकते हो, बिलीव करेगा नहीं नहीं मारना ही चाहता है, जबकि आप उसको प्रूफ भी दिखा दोगे तब भी अच्छा। इंसान नहीं मानेगा। तो वो प्रॉपर साइकोसिस की ही श्रेणी में आता है। अच्छा, सो एक और जनरल टर्म होता है ना, जैसे हम लोग जो नॉन मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए ये दो टर्म है, एक है साइकोलॉजी, एक है साइकेट्री। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों साई से शुरू होता है, बट आई नो द फील्ड इज डिफरेंट। एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है? बिकॉज सिंस बोथ आर सिमिलर टर्मिनोलॉजी वाइज, तो लोगों को लगता है कि सेम फील्ड है, बट इफ यू कैन थ्रो सम लाइट कि क्या अलग अलग है उन दोनों फील्ड में। ये बहुत बड़ा सबको एक कंफ्यूजन रहता है, नॉट ओनली अमंग नॉन मेडिकोस बट इवन अमंग मेडिकोस ऑल्सो। अच्छा। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स भी कंफ्यूज होते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंस, हमारा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मेरे साथ के नॉन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने भी पूछ लिया कि यार इन्होंने साइकोलॉजी और साइकेट्री में अंतर क्या होता है। तो बेसिकली साइकेट्री इज साइक प्लस आइट्री। आइट्री आता है आइट्रोजेनिक से, मतलब कि इलनेस से। तो साइकेट्रिस्ट बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं, दे आर एमबीबीएस ट्रेन डॉक्टर्स, जो बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं एमडी साइकेट्री में, या फिर डीएनबी साइकेट्री करते हैं, या फिर डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन करते हैं, वो Okay. साइकेट्रिस्ट होते हैं। दे कैन ट्रीट द डिसऑर्डर, दे कैन डायग्नोज इट, they will instruct the investigations and they can handle the emergency situations as well. जहाँ बात हुई साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी तो ये है बेसिकली स्टडी ऑफ साइकी, आवर माइंड। तो ये वो होते हैं, मतलब ये आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बट ये इनको पूरा नॉलेज होती है साइकोलॉजी के बारे में कि दिमाग कैसे काम करता है, हमारा बचपन और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती कैसे हमारी साइकी को अफेक्ट करती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बहुत इट्स अ ह्यूज थिंग। उसमें सारे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, अच्छा। या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आते हैं बच्चे आते हैं आईक्यू असेसमेंट के लिए, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह ये सब साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, साइकेट्रिस्ट ट्रीट करता है। ओके, सो ऐसे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि आई एम गोइंग टू माय थेरेपिस्ट, यस, सो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं? देखिए साइकेट्रिस्ट भी थेरेपी दे सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट का मेन काम एक्चुअली थेरेपी देना ही है, और असेसमेंट करना होता है कि क्या क्या, मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा है वही चीज़ है। तो इट्स बेसिकली वो लोग असेस करते हैं कि सबसे पहले अगर किसी को डाउट होता है, दे कैन गो टू साइकोलॉजिस्ट एंड दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिस्ट विल अंडरस्टैंड, ओके दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू न्यूरोसिस और साइकोसिस। जैसा कि वो भी पूरा अच्छे से बातें सुनेंगे, हिस्ट्री लेंगे, देखेंगे क्या क्या हिस्ट्री रही है, बात करेंगे, फैमिली मेम्बर से भी बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि इस पेशेंट का साइकोथेरेपी से ही बेटर फील होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तब वो साइकेट्रिस्ट को रेफर करते हैं, अगर उनको लगेगा कि हाँ इसको अब साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, जब वो एक बहुत ही बुरा फॉर्म ले लेता है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साइकेट्री में बेसिकली ये है कि आपका साइकोथेरेपी होता है और एक फार्माकोथेरेपी होता है। तो साइकोथेरेपी में क्या होता है कि उसमें बिना दवाइयों के दिए हुए, जिसको हम नॉर्मल भाषा में थेरेपी या काउंसलिंग बोलते हैं, उसमें बहुत चीज़ें आ जाती है, जैसे कि सीबीटी आ जाता है, डीबीटी आ जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलेक्टिक बिहेवियरल थेरेपी, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, ये चीज़ें होती हैं। तो ये डॉक्टर भी दे सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। फिर आता है फार्माकोथेरेपी, जो सिर्फ डॉक्टर से ही रिलेटेड होता है, बिकॉज हमने फार्माकोलॉजी हमारे एमबीबीएस के टाइम में पढ़ी, तो हमें दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, किस जगह पे किस न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाएगी, कम करेगी, और ब्रेन पाथवे पे कैसे अफेक्ट करेगी, वो चीज़ हमें पता है, तो हम दवाइयाँ देते हैं उस हिसाब से। तो वो काम साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते। राइट, सो एक और पॉइंट है मेरा कि
जैसे मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ इंडिया का, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कब साइकेट्रिस्ट के पास जाना है? नॉर्मली आई थिंक पेशेंट को नहीं पता चलता. एग्जैक्टली. People around the patient knows that this person should be admitted to a psychologist or psychiatrist. So how do they decipher कि कब लेके जाना है उसको साइकेट्रिस्ट के पास, कब उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए? How do we identify? ओके, व्हेन इट कम्स टू साइकियाट्री, इसमें एक मॉडल होता है बायो साइको सोशल मॉडल. बायोलॉजिकल मतलब कि हमारे बायोलॉजिकल, जैसे कि हमारा फिजिकल हेल्थ हो गया, हमारा सोना उठना खाना पीना, ये चीज़ हो गई. साइकोलॉजिकल जो हम फील कर रहे हैं, हमारे इमोशंस, ये चीज़ें आ जाती हैं उसमें, कि हमें उदासी हो रही है, हमें डर लग रहा है, हमें चिंता हो रही है ना, ये चीज़ें आ जाती है. और एक होता है सोशल, विच मीन्स आर सोशल लाइफ, हमारे रिलेशंस, हमारा काम, हमारे, अगर आप बच्चे हो तो आपके एकेडमिक्स, आपकी पढ़ाई, आपका करियर. तो जब किसी भी इंसान का ये चीज़, इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे, इट मीन्स दैट दे शुड बी कंसल्टेड टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट अल्टीमेटली. अच्छा, so far that we discussed ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि साइकोलॉजी इज द एंट्री पॉइंट फॉर एनी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, एंड उसके बाद whenever it comes to medical related aspects, then psychiatry is the field. Definitely you can In generalized way, yeah, you can say that, but obviously mostly, but that happens mostly in cases of neurosis, Right. जहाँ पे इंसान को इंसाइट होती है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, Hmm. बट जहाँ पर इंसान की मतलब पता ही नहीं क्या है उसको. साइकोसिस हो रहा है पेशेंट को, तो उसमें तो घर वाले ही लेके आएंगे कि हाँ. देखिए, न्यूरोसिस में इंसान खुद चल के डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा, और साइकोसिस में तो डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट के ही पास हाँ, घर वाले लेकर आएंगे. घर वाले कि लेकर देखिए, आएंगे. ये होता है. राइट. That's सो इन करंट जो सिचुएशन जिसमें हम लोग रह रहे हैं, राइट, सो इन ए फास्ट स्पेस लाइफ जो है हमारा अभी, इन मेट्रो सिटीज़ या फिर नॉन मेट्रो सिटीज़, उसमें क्या क्या कॉमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो सकते हैं मेंटल इलनेस के, जो कि पीपल को शायद रियलाइज भी ना हो कि दे आर मेंटली अफेक्टेड इन दिस एरियाज, बट वो है. फॉर एग्जांपल, मैं जो एक फैमिली पर्सन है, उसको लग सकता है कि वो फैमिली में बहुत डिस्टर्ब है, बट उसको नहीं लग रहा है कि दिस में भी मेंटल इलनेस. सिमिलरली जो जॉब में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसको नहीं लग रहा है कि वो मेंटली रिलेटेड टू, बिकॉज वो अपने जॉब में घुस चुका है, उसको नहीं पता कि सोशल लाइफ क्या है, मेंटल लाइफ क्या, मतलब फैमिली लाइफ क्या है. सिमिलर टू दैट ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जो कॉमन एग्जांपल जो आपके पास आते हैं पेशेंट्स, उस कुछ कॉमन एग्जांपल ऐसे क्या होते हैं? कॉमन एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन सोसाइटी में देखें, इफ़ यू वांट मी टू कंपेयर बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सोसाइटी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा क्वेश्चन से अलग Sure. हट के बोलूँगी. श्योर. अर्बन सोसाइटी में ये होता है कि पीपल आर अवेयर अबाउट मेंटल इलनेसेस. इफ़ यू कंपेयर अर्बन एंड रूरल एरियाज, तो अर्बन सोसाइटी में साइकियाट्री को लेके एंड मेंटल हेल्थ को लेके इन जनरल ज़्यादा अवेयरनेस है, एंड इवन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ साइकियाट्रिस्ट इज ऑल्सो देयर. तो पीपल डू टेंड टू टेक हेल्प. स्टिग्मा थोड़ा कम है, बट अगर हम गांव देहात के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रूरल एरियाज, वी विल सी दैट पीपल आर हार्डली अवेयर अबाउट इट. अगर कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई पेशेंट साइकोसिस में चला जाता है, तो वो ओझा के पास चले जाते हैं, कविराज के पास चले right. जाते हैं. दैट्स हाउ द पेशेंट्स कम टू अस. फिर कुछ नहीं होता तो ले दे के बाद में फिर वापस हमारे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स में ही आते हैं. राइट. सो एक होता है डिप्रेशन, राइट. सो डिप्रेशन कौन से फॉर्म में आता है साइकियाट्री के? जैसा कि मैंने कहा, डिप्रेशन न्यूरोसिस में आएगा, क्योंकि एक मूड डिसऑर्डर है एक तरह का. इंसान को खुद पता होता है कि हाँ उसका मन उदास है, वो चीज़ें, मतलब अगर आप बोले कि मैं कैसे डिफाइन करूँ डिप्रेशन को, तो हम जब भी कोई मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, किसी इलनेस को एक्सप्लेन करते हैं, तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड DSM-5 और ICD-11. सो दीज आर द काइंड ऑफ गाइडलाइंस विथ प्रॉपर डेफिनेशंस कि अगर ये लक्षण है, इट मीन्स अगर क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, चाहे वो टाइम ड्यूरेशन को, चाहे लक्षण को, देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिसऑर्डर ओनली. अच्छा. एंड वी डॉक्टर्स, वी साइकियाट्रिस्ट, वी यूज दैट थिंग ओनली, देन ओनली वी डायग्नोस कि ओके ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट. एंड एक चीज़ खास बात ये है साइकियाट्री में कि ड्यूरेशन के हिसाब से डायग्नोसिस भी बदलता है. हाँ, ओके. जैसे कि अगर इंसान को विद इन 10 डेज में ही एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है ना, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, तो हम उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर बोलेंगे. बट अगर वो 1 महीने से ज़्यादा हो जाएगा, तब हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया बोल देंगे. स्किज़ोफ्रेनिया. Yes. ओके. ओके. सो मेरा एक क्वेश्चन है डिप्रेशन रिलेटेड ही. जैसे होता है ना कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको पता नहीं कि वो डिप्रेशन में है. जैसे मैं अपने एक फ्रेंड से अभी बात कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो उसने बताया कि एक उसका दोस्त है कोई जो बहुत ज़्यादा सोता है, राइट. सो ऐसा हो सकता है कि वो लोनली फील करता है, इसके चलते वो ज़्यादा सो रहा है, बिकॉज ही फाइंड्स हिज वर्ल्ड इन द स्लीप वर्ल्ड, ताकि वो अपने रियल लाइफ वर्ल्ड से दूर रहे. सो स्लीप एंग्जाइटी या फिर एंग्जाइटी इन पर्टिकुलर, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक पर्सन के मेंटल हेल्थ के लिए,
और जैसे अर्बन लाइफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, माइग्रेशन ऑफ वर्क बढ़ता जा रहा है, सो लोनलीनेस ऑल्सो भी बढ़ता जा रहा है. उस टर्मिनोलॉजी में डिप्रेशन कितना मैटर करता है इन अर्बन लाइफ? इन रूरल लाइफ भी है, बट वो दे डोंट नो अनटिल एंड अनलेस इट गोज टू एक्सट्रीम. सो कैसे डिफाइन करेंगे डिप्रेशन को? एक वर्किंग पर्सन या फिर एक हेल्दी पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो डिप्रेशन में है, एंड व्हेन ही शुड गो फॉर टेकिंग हेल्प फ्रॉम ए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट? जैसे कि मैंने मॉडल समझाया था बायो साइकोसोशल, तो उसमें तीनों एक्सपेक्ट्स अफेक्ट होंगे. और अगर हम बात करें लक्षणों की डिप्रेशन के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज देयर विल बी परसिस्टेंट लो मूड. लगातार उसका मूड लो रहेगा, उसको काम करना, डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज. मतलब जो काम करके, जैसे मान लो कि मुझे क्रिकेट खेल के पहले बहुत अच्छा लगता था, अब मैं क्रिकेट खेलने का मुझे खुद ही मन नहीं करता. इसमें और हो सकता है कि इंसान कम इंटरेक्शन करने लगेगा, बहुत ज़्यादा सोने लगेगा, तो बहुत कम सोएगा या तो बहुत ज़्यादा सोएगा. उसकी भूख भी मर जाएगी, या तो बहुत ज़्यादा खाएगा या तो बहुत कम खाएगा. लोगों से बातचीत कम करेगा. सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं. बहुत ही पूरे टाइम वो नेगेटिविटी में ही चला जाएगा. तो अगर ये 2 महीने से ज़्यादा अगर हो तो हम उसको फिर डिप्रेशन बोल सकते हैं. और बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं, जिसके बारे में मैं बात करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो मैंने सिंपल टर्म्स में समझा दिया है कि डिप्रेशन के लिए more than 1 to 2 months अगर हो तो we can call it as depression. And there is also a thing called seasonal depression. कुछ लोगों को विंटर्स के टाइम में ही ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है, ये भी एक हकीकत है. तो वो तो जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, जो विंटर में नहीं नहाते, तो उनके लिए ये डिप्रेशन ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. मेरा एक दोस्त भी है, वो भी ऐसा ही करता है. सो ओके, नाउ कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं या फिर बिलो एक्टिव होते हैं. सो इसका एक टर्म है, शायद आई थिंक यू कैन से इट बेटर, ADHD करके. सो ADHD एक्चुअली होता क्या है, एंड वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे डे टू डे लाइफ को, जो हमें पता भी नहीं है शायद. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू करेक्ट यू लिटिल बिट. जैसे कि आपने बोला हाइपर एक्टिव, ठीक है, तो हाइपर एक्टिविटी एडल्ट्स में भी देखी जाती है, बच्चों में भी देखी जाती है. तो उसको हम बेसिकली हमारे टर्मिनोलॉजी में मेनिया बोलते हैं, जो कि एक अलग ही विषय है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर में आ जाता है. तो उसमें क्या होता है कि इंसान, I'd like to stop there. What is bipolar disorder? पहले आप ये बताओ. बाइपोलर डिसऑर्डर, ओके. सो बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे कि नाम में ही बोला है, बाइपोलर, 2 पोल होते हैं. एक पोल होता है हाइपर एक्टिविटी का, एकदम इंसान पूरा मेनिया में चला जाएगा, और एक होता है एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा. तो ये अगर 1 साल के भीतर, अगर आप इसको एक ग्राफ समझिए, एक ग्राफ है, एंड ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है. तो ये टाइम को ले लीजिए और ये सिवियरिटी को ले लीजिए, है ना. तो ये ऊपर वाला जो होगा प्लस वाई वाला एक्सिस, इसको आप ले लीजिए मेनिया. ओके, एक्टिविटी बढ़ती जा रही है. और इसको आप डिप्रेशन ले लें, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड. तो ये वाला नेगेटिव वाले में, तो अगर ये ऊपर से नीचे अगर 4 बार हो रहा है, तो अगर 2 बार डिप्रेशन हो रहा है, 2 बार मेनिया हो रहा है, तो वी कैन कॉल इट एज बाइपोलर. और ये अलग अलग टाइप के ये भी होते हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, बाइपोलर 3, बाइपोलर 4. तो उसमें डिपेंड करता है कि 4 एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन हुआ है या फिर वो, तो उसमें भी मतलब, तो ये दोनों होने जरूरी है. विद इन 1 year देयर शुड बी एटलीस्ट 4 एपिसोड्स ऑफ मेनिया, देन वी कैन कॉल बाइपोलर. यस, ओके. इंसान को दोनों हो रहा है, दोनों के बीच में एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का डिफरेंस भी होता है. अच्छा, बीच में पीरियड ऑफ नॉर्मलसी मतलब होती है. ये अगर डिटेक्ट ना हो इन प्रॉपर टाइम, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म उसके? जैसे शायद एग्जांपल में, शायद मुझे भी हो रहा हो बट मुझे नहीं पता. इन दैट केस हाउ डू आई डिटरमाइन कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है विदाउट गोइंग टू ए डॉक्टर? ऑब्वियसली लाइक सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना. सो बेसिकली आई विल टॉक अबाउट मेनिया फर्स्ट. मेनिया में क्या होता है कि देयर इज डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, देयर विल बी ओवर एक्टिविटी, ओवर टॉकेटिवनेस, ओवर फेमिलियरिटी. स्ट्रेंजर से भी जाके जबरदस्ती बात कर रहा है, उटपटांग कपड़े पहन रहा है, जहाँ पे मेकअप नहीं करना चाहिए वहाँ पे भी ओवर ग्रूमिंग. I think Ranveer Singh had bipolar disorder. He has a certain kind of personality, I must say. It's not disorder. Joking, yeah. He has a personality, I must say. तो ये होता है, मतलब इंसान सामने वाले को बात भी करने नहीं देगा, इतना बोलेगा, ओवर ग्रूमिंग करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, अपने आप को भगवान समझेगा. अरे मैं तो मोदी को जानता हूँ, मैं तो भगवान से मिल चुका हूँ, अपनिच भगवान है, अपनिच भगवान है. एग्जैक्टली. सो दैट इज मेनिया. मतलब घर वाले परेशान हो जाएंगे, वो कुछ काम नहीं करेगा, अपना काम धंधा छोड़ के बैठ जाएगा. और रही बात डिप्रेशन में, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया डिप्रेशन के लक्षण, इंसान एकदम डाउन हो जाएगा, कुछ बात नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, मतलब चुपचाप हो जाएगा. डिप्रेशन के लक्षण नहीं, मैं वो देख रहा था दीपिका पादुकोण, वो कुछ साल पहले बता रही थी कि उसको भी डिप्रेशन था कभी ना कभी. देन बट शी सेड लाइक शी डिडंट गो टू आइसोलेशन, बट उसको काम में मजा नहीं आ रहा था. Whatever she was doing, her acting field, she was not finding it happy or happening.
सी डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि इंसान एकदम आइसोलेशन में जाएगा. देयर इज अ टर्म कॉल्ड हाई फंक्शनल डिप्रेशन. ओके जैसे कि एक इंसान अपने रोजमर्रा का काम भी कर रहा है बट घर में आके चुपचाप बैठा है, बात नहीं कर रहा, बट लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इंसान को डिप्रेशन है. दैट इज कॉल्ड हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन. बट इफ यू आई मीन आई एम गोइंग लिटिल ऑफ टॉपिक, ऐसा होता है ना कि इन इंडिया वी हैव अराउंड 150 प्लस सीआर प्लस पॉपुलेशन. इसमें ऐसे बहुत सारे देन मेंटल इलनेस हो सकते हैं, द वे वी आर सेइंग द डेफिनेशंस, राइट, जो लोगों को पता भी नहीं है कि दे आर मेंटली अफेक्टेड इन सम वे और द अदर. सो जिसके चलते देर इज एक स्टडी आया था रिसेंटली जिसमें बता रहे थे कि इन अर्बन सोसाइटीज, इन मेट्रो सिटीज, द लोनलीनेस इज ग्रोइंग पीक. यस. एंड वो शायद मेंटल इलनेस के ही पार्ट हैं, लोग जो Definitely. नहीं जा रहे उसके लिए. ओके, नाउ वी आर इनटू ADHD, राइट? आई वाज टॉकिंग अबाउट ADHD. सो ADHD होता क्या है और उसके क्या सिम्टम्स हैं? Okay, so ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. ये एक बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बच्चों में देखा जाता है, बट इसका एक एडल्ट वर्जन भी है. अभी रिसेंटली ICD-11 में इसको इंक्लूड किया गया, एडल्ट ADHD. तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसमें इनअटेंशन के लक्षण होते हैं, हाइपर एक्टिविटी का होता है. तो इसकी वजह से उसके रोज़मर्रा में, एकेडमिक लाइफ में, स्कूल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी, सोशल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम होगी. तो बच्चा क्या है कि वो स्कूल में लक्षण ऐसे देखेंगे कि बच्चा क्लास में मन नहीं लगा पा रहा, ध्यान नहीं लगा पा रहा, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है. अगर टीचर क्वेश्चन पूछ रही है कि बेटा, टीचर की क्वेश्चन बोलने से पहले ही वो बीच में आंसर बोल रहा है, मतलब सामने वाले को सेंटेंस कंप्लीट भी करने नहीं देगा बच्चा. कुछ ना कुछ टच करता रहेगा, पकड़ता रहेगा. कुछ आप देखते होंगे अक्सर बच्चे हाँ, कुछ होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही पापा मम्मी की बात नहीं माने, हर चीज़ पकड़ने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, टच करने लग जाते हैं. तो दिस इज ADHD. और इसके भी वही अलग अलग टाइप होते हैं. होता है इनअटेंटिव टाइप, जिसमें बच्चा सिर्फ अटेंशन नहीं दे पाएगा, अपना होमवर्क टाइम पे नहीं कर पाएगा, उसको एक काम 20 मिनट का काम करने में 4 घंटे लग जाएंगे. तो ये एक इनअटेंटिव होता है. एक होता है हाइपर एक्टिव, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा. तो दैट इज 2 टाइप्स ऑफ ADHD. राइट. सो बच्चों में, राइट, एक रिसेंट चीज़ देखा गया, जैसे सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, राइट, सो रील्स, शॉर्ट्स वगैरह आ गए, Yes. जिसमें अटेंशन स्पेन बच्चों का कम होता जा रहा है. सो वो कितना अफेक्ट कर रहा है लोगों को, बच्चों को स्पेशली इन ADHD? हमें तो ऑलरेडी अफेक्टेड है, वी आर स्क्रॉलिंग एंटायर डे, बट बच्चों को कितना अफेक्ट करता है वो? बच्चों को अफेक्ट इन द सेंस उनका कॉग्निशन काफ़ी पुअर होगा, उन लोगों को चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहेंगी. एक तरह का पर्सनैलिटी भी डेवलप हो सकता है. जैसे पर्सनैलिटी तो जन्मजात होता है, बट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज अटेंशन स्पैन उनका एकेडमिक लाइफ खराब होगा, सोशल लाइफ से वो दूर हो जाएंगे. जहाँ पे हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं वो चीज़ कम हो जाएगी, रिलेशंस ओवरऑल अफेक्ट होंगे, पढ़ाई अफेक्ट होगी. उनका मतलब जो एक्टिविटीज़ करके हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट और बेटर होता है, जैसे कि आप कुछ जैसे कि ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, हम उन चीज़ से दूर हो जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये काफ़ी बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ की वजह से. तो दे विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच विल हैपन टू इट. एंड ADHD इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट ये नॉर्मली भी बच्चों में देखा जा रहा है. राइट. सो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं कुछ एनेक्डोट दे रहा हूँ. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उनके जो बच्चे हैं, सो फ्रॉम चाइल्डहुड दे वर बिजी, लाइक बिजी पेरेंट्स. सो उन्होंने बच्चे को स्मार्टफोन वगैरह पे दे के रखा है. सो नाउ व्हाट हैपेंस, दे स्पीक ओनली विद द स्मार्टफोन. In real world, they don't call mummy papa. They speak with Chota Bhim. They speak with some other character only within the social media world. So हमने डिस्कस किया बच्चों में ADHD के बारे में. So as a parent, right? So पेरेंट्स को कब ये मेडिकल हेल्प लेना चाहिए बच्चों के लिए? कब उनको आइडेंटिफाई होगा कि ये ADHD है, या फिर मेरे बच्चे में ये क्वालिटी देखी जा रही है, देन आई शुड टेक मेडिकल हेल्प? कब ऐसा करना चाहिए? बच्चे की उम्र अगर 6 से 7 साल की है और तब भी ये चीज़ें हो रही हैं डिस्पाइट समझाने के बाद भी, देन इट्स अ प्रॉब्लम. दे शुड टेक इट टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड गेट देम ट्रीटेड. और इसमें फार्माकोथेरेपी भी लगेगी एंड साइकोथेरेपी भी लगेगी, जो कि काउंसलर दे सकते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट देते हैं. तो इसमें बहुत तरह के बिहेवियरल थेरेपी आते हैं, कुछ कंटीजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि बच्चों को सर्टेन टास्क दिए जाते हैं कि अच्छा बेटा आप ये करिए, इसके बाद हम आपको ट्रीट देंगे, हम आपको रिवॉर्ड करेंगे. तो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट, बिहेवियरल थेरेपी इसी को बोलते हैं. तो अलग अलग टाइप की होती है. एक टर्म होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करके. सो मेंटल रिटार्डेशन या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या है एग्जैक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज बोथ टर्म्स आर सेम ओनली. ओके. इट्स जस्ट दैट मेंटल रिटार्डेशन ब्रिंग्स आउट स्टिग्मा. रिटार्डेड है बच्चा, रिटार्डेड है, तो इट्स ब्रिंग्स सोशल स्टिग्मा टू इट. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज
a kind of scientific term which is actually more acceptable by the scientific community, means us doctors, and ये स्टिग्मा भी कम करता है कि ओके द पर्सन इज हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. जैसा कि हम बोलते हैं कि हैंडीकैप की जगह वी शुड रादर से स्पेशली एबल्ड पीपल, Right. राइट? सो वो स्टिग्मा कम करता है एंड इट मेक्स देम पार्ट ऑफ द सोसाइटी. सो स्टिग्मा आपने बताया, राइट? सो देन नाउ रिलेटेड टू दैट ओनली आई हैव क्वेश्चन. नाउ इन आवर सोसाइटी, राइट, अगर मैं बोलूँ कि मेरा दोस्त पागल है तो लोग उस पर हंसेंगे, राइट? बिकॉज सोसाइटी इज लाइक दिस. तो उस वो जो स्टिग्मा है, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो अपने बच्चे को लाते होंगे या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके आते होंगे, वो कभी बहुत देर से लाते होंगे इन केस, बिकॉज सोसाइटी क्या कहेगा, मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मैं अपने दोस्त बेटे को पागल खाने लेके जा रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, एक स्टिग्माटाइज वे होता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए सोसाइटी में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फील्ड जो भी है? व्हाट इज दैट? सी ओवरऑल ये है कि हमें अपना अलग अलग तरीके से हम इस चेंज को ला सकते हैं. इसमें सिर्फ डॉक्टर्स का रोल नहीं है, इसमें पूरे सोसाइटी का, कम्युनिटी का रोल आएगा. तो सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी है कि अगर आपका बच्चा या आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स कुछ अगर किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको पहले आप एक्नॉलेज करिए, ना कि आप उसका मजाक उड़ाइए या उसको धुतकारिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सही है, आप कोई नहीं है. जैसे कि आजकल अक्सर बीम में भी देखा जाता है कि बच्चे बोलते हैं पापा मुझे डिप्रेशन है. बोला डिप्रेशन, शॉपिंग कर ले ठीक हो जाएगा. हाँ, राइट. तो आप पहले आपको एक्नॉलेज करना ज़रूरी. तो आपको शुरुआत अपने घर से ही करनी है कि घर में, फिर सोसाइटी में, स्कूल में टीचर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए कि अगर बच्चा किसी चीज़ से अगर प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, कोई उसे बुली कर रहा है, उसका मूड कैसे अफेक्ट हो रहा है, ऐसे फिर हम ओवरऑल मीडिया के थ्रू भी इस चीज़ को चेंज ला सकते हैं. फिल्म्स के थ्रू, फिल्म से भी कितना नेगेटिव पोर्ट्रेयल दिखाया गया है. साइकेट्रिस्ट को तो विलन की तरह दिखाते हैं. साइकेट्रिक मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको जेल की तरह कि हम लोग पेशेंट्स को बांध के रखते हैं. हालांकि इसमें सच्चाई भी, क्योंकि पुराने ज़माने में, ब्रिटिशर्स के ज़माने में और इवन बाहर के देशों में अगर हम साइकेट्री की हिस्ट्री में जाए तो एक्चुअली बांध के रखते थे, जो कि उस समय लोगों इतना, हाँ, लोगों को साइकेट्री मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं पता था, तो उनको ऐसा लगता था कि भगवान ने श्राप दिया है इसलिए इंसान को हो गया है. तो ये जो रिलीजियस मेंटालिटी, जो रिलीजियस लोगों की धारणा होती है कि नहीं ये भगवान का पाप है, भगवान की देन है, इसलिए हो रहा है. एक तरह से स्टिग्मा इसलिए भी होता है कि लोग सोचते हैं कि कुछ कमजोरी रह गई होगी इसलिए इंसान को है, उसकी दिमागी कमजोरी है. हमें इस चीज़ को खत्म करने, कमजोरी नहीं है, उस पर उस इंसान का कोई फॉल्ट नहीं है, उसका नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है वो ऑल सब. बायोलॉजिकल, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. एंड आल्सो सोशियोलॉजिकल आल्सो, कि अगर इंसान, अगर मान लीजिए एक जगह पे काम कर रहा है, उसको सब लोग धुतकार रहे हो, अच्छा काम कर रहा है, तब भी उसको डाउन किया जा रहा है, वो इंसान भी सफर कर सकता है. तो इट्स नॉट ऑलवेज बायोलॉजिकल, मोस्टली इट इज जेनेटिकल एंड बायोलॉजिकल, बट इट कैन ऑल्सो बी सोशियोलॉजिकल एज वेल. जैसे कि आपने बताया माइग्रेशन, लोग जब गाँव से शहर जाते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं, तो दे कैन सफर फ्रॉम many problem, they can also suffer from addiction as well. करेक्ट. सो इसमें एक आपने एक टर्म बताया, राइट, सुसाइडल लोग हो जाते हैं. सो सुसाइडल स्टूडेंट्स में ज़्यादा देखे जाते हैं. Yes. सो इन लाइक टीनेजर्स एंड स्टूडेंट्स अब तो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं. IITians एक्सपीरियंस या फिर नॉर्मल जो IAS एक्सपीरियंस जो है, UPSC Medical students quota, मेडिकल कोटा वाले, कोटा सिंड्रोम बोलते हैं. हाँ, राइट, उसको तो टर्मिनोलॉजी भी आ गई अब. अपार्ट फ्रॉम दैट जो टायर 2 सिटीज होते हैं उसमें भी बहुत सारे होते हैं. अभी तो और ज़्यादा होने लग गए हैं कि मम्मी ने मोबाइल नहीं दिया सुसाइड कर लेते हैं. हाँ. मम्मी ने 100 रुपये नहीं दिया सुसाइड कर लेते हैं. तो ये कितना, मतलब ये बिल्डअप जो होता है, ये कहाँ से होता है, मतलब मेडिकली या फिर साइकोलॉजिकली कहाँ से बिल्डअप होता है, एंड व्हाट इज़ द वे अराउंड थ्रू इट? हमें क्या करना चाहिए? इसमें पहले तो हमें ये देखना है कि सुसाइड इंसान करता क्यों है. जब वो एकदम अपनी सिचुएशन से हार जाता है, उसको जब ये लगता है कि कोई नहीं है उसके सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, तब इंसान जाके इतना बड़ा कदम उठाता है. एंड ऑल्सो देयर इज अंडरलाइंग डिप्रेशन और परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर्स विच आर हैपनिंग. एंड कभी कभार क्या होता है, साइकोसिस में भी, स्किज़ोफ्रेनिया में भी बहुत हाईएस्ट परसेंटेज देखा गया सुसाइड का. तो स्किज़ोफ्रेनिया इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. तो इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ एनी अंडरलाइंग मेंटल डिसऑर्डर, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ देयर आसपास का एनवायरनमेंट की वजह से. देयर आर मेनी फैक्टर्स. स्किज़ोफ्रेनिया से भी अचानक मुझे याद है, एक एक्ट्रेस हुआ करती थी पुराने ज़माने में, परवीन बाबी करके. Yes, yes. She used to suffer from schizophrenia, and Mahesh Bhatt was the person who was affected by it because he was dating her at that time. Yes. So okay, now coming back to the point, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके थ्रू कि जो स्टिग्मा होता है ना लोगों में, उसके लिए सुसाइडल थॉट्स जो होते हैं, आई थिंक उसके लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट ने भी दिए हैं, सोसाइटी में भी अवेलेबल हैं.
in hospitals also, I think related to something called Telemanis, right? Yes, So what is that Telemanis all about? और उसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं उसमें? सो टेलीमानस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक 24/7 हेल्पलाइन सुविधा है जो कि पूरे इंडिया में अवेलेबल है एंड त्रिपुरा में भी है इसका एंड इट हैज़ अ फोन नंबर विच विल बी शोन इन द वीडियो ऊपर Right, में right. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू इनकॉर्पोरेट टू बेसिकली इन्वॉल्व ऑल द पॉपुलेशन जो ऑलरेडी स्टिग्मेटाइज्ड है, जिनको डर लगता है अपनी मन की बात शेयर करने में। तो ये एक तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दे विल गो थ्रू सर्टन स्टेप्स। जैसे कि अगर आपने नंबर मिलाया, मान लो मुझे कुछ दिक्कत हुई, मैंने नंबर मिलाया, मैं बात करूँगी किसी हेल्थ पर्सनल से, दे आर ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे विल टॉक टू यू, दे विल लिसन टू यू, आपसे पूरी बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और फिर उनको जो लगेगा वो हिसाब से आपको रेफ़र करेंगे। उनको लगेगा कि अच्छा अब आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अगर बिहेवियरल इश्यूज़ है, कुछ समय के लिए हो रहा है तो साइकोलॉजिस्ट के पास आपको रेफ़र कर देंगे टेलीफोनिकली ही। अदरवाइज़ उनको अगर लगे कि नहीं साइकियाट्रिस्ट के पास डायरेक्टली करना है, तो यूजुअली डायरेक्टली नहीं होता है, थ्रू साइकोलॉजिस्ट ओनली। तो साइकोलॉजिस्ट भी जब देखता है कि नहीं इनको साइकोसिस या बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, देन दे विल डायरेक्टली रेफ़र टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो वो फिर जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल होगा वहाँ पर आपको रेफर कर देंगे। अच्छा, तो इट्स अ वे कि ओके अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको अब पता है कि आपको कैसे कैसे हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू आपको डॉक्टर के पास पहुँचना है और अपना इलाज करवाना है। ओके, इस पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है क्या? सपोज मैं एक टीनेज स्टूडेंट हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे होता है ना एक टीनेज में कि किसी किसी का ब्रेकअप हो जाता है अपने क्लासमेट से, जो जिसको लगता था कि वो प्यार करते हैं आपस में, देन फिर किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, उनको लगता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर टीचर कोई मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, किसी का एस्पिरेशन जो है एस्पिरेंट वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो इन सच ए केस अगर वो रीच आउट करे टू टेलीमानस, इज इट मैंडेटरी कि पेरेंट्स के साथ आना चाहिए और इट्स ऑप्शनल, एनीवन कैन रीच आउट टू टेलीमानस? Anyone can reach out to, but when it comes to taking to actually coming to the healthcare facility, then we need informants, we need the guardians if the person is below 18 years of age, but yes children can also reach out क्योंकि उन्हें खुद इतनी समझ है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो ये teenagers they can call, but if they are coming to a facility they should come with a guardian. Obviously teenage should come with a guardian. Now in that case guardians को भी ये समझ आना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, देन वी शुड हेल्प देम। सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे टाइम में तो इसको नॉर्मलाइज किया गया कि 90s किड बोल के, कि जो भी स्टिग्मा हुआ करता था, जो भी पनिशमेंट हुआ करते थे, तुझे कैसे है मेंटल हेल्थ, ये 2 बेल्ट मार दिए, वो सब अब नहीं है। अब अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रहा है, बट थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स। तो साइको एजुकेशन में फैमिली थेरेपी भी आता है जहाँ पे पेशेंट की फैमिली को समझाया जाता है कि देखिए आपके बेटे को या बेटी को ये दिक्कत है, एडिक्शन है, अभी हम दवाई देंगे, स्टार्टिंग में ये दिक्कतें आएंगी, आपको थोड़ा संयम रखना होगा एंड देन इतने दिन के बाद ठीक हो जाएगा। मान लीजिए जैसे हमारे पास ओपियोइड एडिक्शन के पेशेंट आते हैं जो लोकल टर्म्स पे यहाँ पे कोटा बोलते हैं, तो कोटा वाले पेशेंट्स आते हैं जो कि अब्यूज़ करते हैं ओपियोइड्स को। तो जब उनका इलाज कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए वो एडमिट हो गए हमारे साइकेट्री वार्ड में, तो हम जब उनका इलाज करते तो स्टार्टिंग में क्योंकि वो लगातार ड्रग्स ले रहे थे हाई अमाउंट में, तो जो हम जिस ड्रग से वो सब्स्टिट्यूशन थेरेपी होता है, क्योंकि हम अचानक से ड्रग नहीं, छोड़ेंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ मेडिकेशन उनको देते हैं जिससे उनको थोड़ा बेटर फील हो, बट फिर लो धीरे-धीरे डोसेस करके में, हम डोज कम डोज करते कम करते जाते हैं, टेपर करते जाते हैं, दैट्स हाउ वी डू इट। तो स्टार्टिंग के 5-6 दिन पेशेंट को बहुत दर्द होता है, they are in horrendous pain, they will cry, they will not be able to eat, they will have burning sensation of body, they will be having watering from eyes and nose, they will complain, but in that matter we have to, तो जब घर वाले तो परेशान हो जाएंगे कि अरे मेरे बेटे को अभी क्या हो गया अचानक से, for that thing only we make them understand कि आपके बेटे को ये दिक्कत है, इसका इलाज इतने महीने तक, इतने हफ्ते तक चलेगा, ये दिक्कतें आ सकती है, ड्रग का ये साइड इफेक्ट हो सकता है, ताकि वो बाद में घबरा ना जाए। इसलिए हम फैमिली थेरेपी भी देते हैं। और एक और चीज़ होती है केयर गिवर बर्डन, जैसे कि कोई इंसान अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से, किसी भी मेंटल हेल्थ एडिक्शन से अगर गुजर रहा है, तो उसके घर वालों पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उनका भी घर नहीं जा पाते हैं, उनको पूरे टाइम पेशेंट की केयर करनी पड़ती है, उनका खुद का, तो हमें साथ साथ में फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना होता है। तो साइकेट्री इज़ द ओनली फील्ड जहाँ पे हमें पेशेंट नहीं बट पेशेंट के घर वालों को भी संभालना होता है, उन्हें साइको एजुकेशन दे के एक्सक्यूज मी, उनको इमोशनली सपोर्ट करके, उनको समझा के, उनको साइको एजुकेट करके।
राइट। सो आपने ये बताया कि त्रिपुरा में भी ये ड्रग एडिक्शन रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं आपके पास, राइट? सो मैं कहीं पे पढ़ रहा था, आई मेंशन द रेफरेंस बिलो, कि त्रिपुरा इज वन ऑफ द टॉप कंज्यूमर ऑफ ड्रग्स इन इंडिया, Yes. राइट? एज पर गवर्नमेंट स्टडी, मैं अपने Yes, से yes, बना के नहीं बता yes, हूँ, yes, मैं yes. लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो इन टर्म्स ऑफ दैट, जो इतना जो कंजम्पशन हो रहा है डिफरेंट एरियाज में, राइट, सो उसके थ्रू बहुत सारे एडिक्शन रिलेटेड लोग आते होंगे आपके पास कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, या फिर खुद आते हैं कि मुझे बहुत सारा एडिक्शन है जिसके चलते मेरा सोशल लाइफ में बर्बाद हो रहा है। सो इन उनके लिए कि क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, या फिर उनको क्या करना चाहिए टू बी अवे फ्रॉम द ड्रग्स एडिक्शन, एडिक्शन को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? Um, Addiction is a huge problem in India, and Tripura is actually the biggest hub of drug addiction right now. मतलब अनफॉर्चुनेटली पंजाब और मणिपुर भी है इसमें हिस्सा, बट अगर हम मणिपुर और त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो मणिपुर को भी पछाड़ दिया त्रिपुरा ने। करेक्ट, एंड आपने रिसेंटली एक न्यूज़ भी देखा होगा कि दैट अराउंड 81 स्टूडेंट्स हैव डाइड ड्यू टू HIV. राइट। And that's a huge amount of number, and those are only young students. Hmm. So yes, drug addiction is a huge problem, and we get a lot of cases. अगर मैं कहूँ 100 पेशेंट्स अगर हम देख रहे हैं तो उसमें से 70% पेशेंट एडिक्शन के ही होते हैं, इतना ज़्यादा है यहाँ पे एडिक्शन का प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली एक तो पीयर प्रेशर की वजह से होता है, जो मैंने पैटर्न देखा है, जो पेशेंट्स आते हैं अगर वो बिलो 18 होते हैं या 18 के होते हैं या कॉलेज कोई स्टूडेंट्स होते हैं, कि उनको स्कूल बचपन के टाइम से आई हैव इवन सीन अ पेशेंट इन माई वार्ड who was only 8 years old. Oh. He was admitted in our ward. बच्चा था, एंड उसके मतलब गांव में किसी ने उसको खिला दिया, फिर उसको आदत लग गई। घर पेरेंट्स के साथ रहता नहीं था, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, तो ये भी हुआ है। तो अक्सर जो मैंने पैटर्न देखा है, ये उन बच्चों में, उन लोगों में देखा जाता है कि जो who wants to have to try something new, कि कुछ नया ट्राई करते हैं। अक्सर पार्टियों में या पूजा में कहीं पर अगर दोस्त लोग मिल जाते हैं, चल भाई ट्राई करते हैं, अच्छा कैसा, चलो ट्राई करते हैं। सो दे ट्राई, उनको एक बार करते हैं, उनको अच्छा फील होता है, यार बड़ा मज़ा आ रहा है यार, फिर दूसरी बार ट्राई करते हैं, फिर उनको क्या होता है, धीरे धीरे जो भी वो अमाउंट ले रहे थे उससे भी मज़ा नहीं आता, फिर वो अमाउंट डोज को इंक्रीज करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो टॉलरेंस हो जाता है। और जब मान लो कि 2-3 दिन उन्होंने नहीं लिया, तब उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये चीज़ें होती है, एडिक्शन का पार्ट होती है, जिसमें आपका ये सब आता है, विड्रॉल, टॉलरेंस, ये सब चीज़ें होंगी, सैलियंस होगा। अपने जब प्रायोरिटी अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को छोड़कर इंसान एडिक्शन में लग रहा है, लगे रहा है, और उसके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, उसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, उसका करियर ख़राब हो रहा है, देन इट्स एडिक्शन, एंड पर्सन गेट्स इनटू दिस एडिक्शन साइकिल, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी डेथ, एंड yes, we have seen lot of patients who have died because of addiction. राइट। सो ये जो एडिक्शन होता है, राइट, इसमें एक और चीज़ आता है, लोग क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ वेरियस इमोशनल इश्यूज एंड ऑल, वो ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं। Yes. देन दे सी कि उनका जो वे आउट फ्रॉम द इमोशनल टर्मोइल है, वो दैट इज एडिक्शन। कभी कभी बहुत सारे केसेस में देखे जाते हैं, मतलब आई हैव सीन पीपल अराउंड मी। सो वो एडिक्शन के थ्रू अपने जो पेन है, अपना जो इमोशनल बैगेज है, उसको भूलने की कोशिश करते हैं, एंड दे मूव टुवर्ड्स दैट। सो उसमें उनको मेडिकल हेल्प ऑब्वियसली चाहिए। Yes. In such a case, if they reach out to any psychiatrist, first you will teach them for, let's say, the addiction, then the emotional baggage that they carry along with them. दोनों में it will take some time, right? So उसमें कितना, एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जैसे बॉलीवुड वगैरह सिनेमा में दिखाते हैं ना कि मेंटल शॉक दिया जाता है, वो कितना ट्रू है या कितना? Oh my God. ये एक्चुअली दो बहुत ही अलग चीज़ें हो गई। शॉक वाले पे हम बाद में बात करेंगे। तो रिगार्डिंग द इमोशनल एस्पेक्ट, यस, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अल्कोहल एडिक्शन, हमारे पास जितने भी पेशेंट अल्कोहल एडिक्शन के जो आते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के आते हैं, वो अक्सर दारू इसलिए पीते हैं ताकि जो उनके ऑनगोइंग स्ट्रेस चल रहा है या पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए वो लोग लेते हैं। पहले कभी कभी मजे के लिए लेते हैं, हैबिचुअल हो जाता है, बाद में दे बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट। उनको पता है कि हाँ वो गलत करे, तब भी उनको एक वही आउटलेट लगता है, उनको वही उस समय सही दिखाई देता है कि यही करके मेरा लाइफ सही होगा। और अगर वो नहीं लेते तो उनको फिर शारीरिक प्रॉब्लम, ट्रेमर्स होने लगते हैं, पैल्पिटेशन होने लगते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। तो ऐसे सिलसिला चालू रहता है। तो इसमें हम लोग जब पेशेंट आता है दैट टाइम, हम पहले उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि कहीं वो विड्रॉल में तो नहीं है, फिर वो इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है। अगर पेशेंट दारू पी के डायरेक्टली अस्पताल आ गया तो हम मेडिसिन डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पेशेंट विड्रॉल में है
तब हम साइकेट्रिस्ट का रोल आता है। हम्म, तो हमारा पहला काम ये नहीं होता है कि उसको क्या इमोशंस है, पहले हम उसको सही करेंगे भाई, पहले राइट, ये स्टेबल हो जाए। तो हम दवाइयाँ देंगे, इंजेक्टेबल लगाना पड़े लगाएंगे। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, डिलीरियम में है, डिलीरियम इन द सेंस नॉर्मल वर्ड इट इज कॉल्ड डिसओरिएंटेशन, इंसान को पता नहीं कि टाइम क्या है, सराउंडिंग में क्या प्लेस का है, ये कौन है भाई, तो दैट इज कॉल्ड डिलीरियम। तो डिलीरियम में है तो फिर हम लोग को उस चीज़ का इलाज करना होगा, तो वहाँ पे उस समय हमें एडमिट ही कराना पड़ता है। अगर नॉर्मल ट्रेमर्स है तो और पेशेंट एडमिट नहीं होना चाहिए तो हम दवाई देके भी छोड़ते हैं, बट हम मोटिवेशन चेक करते हैं, घर वालों का सपोर्ट कितना है वो चेक करते हैं। एंड ये चीज़ें हम देखते हैं। जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाता है तब हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, घर वालों से भी कोलैटरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बिकॉज इन साइकेट्रिस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज पेशेंट खुद सफ़र करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो तो मानती ही नहीं कि वो एडिक्टेड है या अल्कोहल ले रही, नहीं मैं तो नहीं लेता, फिर बीवी बोलती है, पेशेंट बोलता है मैं तो बस एक बार ही दारू लेता हूँ, बीवी बोलती नहीं डेली दारू पीता है। राइट, That's why it's very important to take history and also to know the emotions of the patient and the family members, उनका आपस में डायनामिक कैसा है। बिकॉज अगर पेशेंट के पेरेंट्स अगर उसके मेंटल इलनेस को या एडिक्शन को लेकर अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो वो फिर बाद में जाकर पेशेंट के ट्रीटमेंट में और बाद में थेरेपी में बहुत बड़ा बाधा डालेगा। तो इसलिए हमें पेशेंट के फैमिली को भी समझाना पड़ता है और इस चीज़ को एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है कि टैप family का टैप रवैया आउट, क्या है। हाँ करेक्ट। ऐसे बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया, लोग सोशल गैदरिंग्स में बोलते हैं कि मैं तो बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों से मिला तब जाके मैंने पिया। तो दोस्त लोग ऐसे किसी के रूम में रुक जाते हैं, फिर दारू वगैरह पीते हैं ऐसे नॉर्मल सोशल गैदरिंग में, बट वो उनको हैबिट हो जाता है, बाद में वो कार में भी खरीद के कभी ना कभी चलते चलते पीने लग जाते हैं। सो दैट्स अ बैड थिंग, बट इन टर्म्स ऑफ दैट वो एडिक्शन बन जाता है लोगों का कि सोशल गैदरिंग, एक दोस्त यहाँ है एक दोस्त वहाँ है, वो पीने लग जाता है, देन दे स्टार्ट डूइंग इट फ्रीक्वेंटली एंड देन इट बिकम्स एडिक्शन। आई हैव सीन कि फैमिली डिस्ट्रॉय हो गए इन बिकॉज ऑफ एडिक्शन, सो एंटायर फैमिली रूइंड। सो ये इससे दूर रहने के लिए आई थिंक देयर आर एडिक्शन डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर्स आल्सो अक्रॉस इंडिया। I'll search and put it in the description. But now That can be discussed to actually tell you, Manas. okay, And regarding about talking about, there are proper dedicated drug addiction centers as well in India, different parts of India. Even Agartala में भी आने वाला है. It's under the process now. okay. So it will be a really good way to treat addiction problems. Now there is something called as Disability Act, right? What is that? Like how does that help people, and what is the terms and condition available? If you can just summarize in some. So there is an act called PWD Act जो 2016 में लागू हुआ था. So it basically talks about people who are having disability disorders. तो इसमें 21 बीमारियां listed हैं जो कि different type of mental illnesses भी हो सकते हैं, physical illnesses, sensory problems such as blindness, locomotor जो चल नहीं सकते, जिनको leprosy है, जिनको जो acid attack burn victims है, तो ये उन लोग के लिए है. तो इसमें 21 आती है, इसमें थैलेसीमिया भी आ जाएगा, बहुत पूरा एक लिस्ट है. इट इज देयर एंड उसमें आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आती है. ओके, सो उसका भी कुछ एक मैट्रिक्स होगा कि इस लेवल पे पहुंचेंगे तब जाके उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे कंसीडर करेंगे, राइट? उसके लिए हम लोग इसमें फिर बहुत सारे पूरा एक टीम का रोल आता है, न्यूरोलॉजिस्ट का, मेडिसिन डॉक्टर का, साइकियाट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफिकेट वगैरह भी बनता होगा. हाँ, सर्टिफिकेशन होता है. अभी रिसेंटली खेलो त्रिपुरा हुआ था यहाँ पर, तो हम लोग को बुलाया गया था. मेरे साथ ऑर्थोपेडिशियन भी थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, पीडियाट्रिशियन थे, ENT डॉक्टर थे, मेडिसिन के डॉक्टर थे. हम लोग सब गए हुए थे एज अ टीम. तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को डिफरेंट डॉक्टर्स देखते हैं कि उनको कितने लेवल का प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उनका परसेंटेज दिया जाता है. जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर, मान लीजिए ऑटिज्म से प्रभावित है बच्चा, तो ऑटिज्म में उनको पता लगाना है कि कितने लेवल का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा नहीं. तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास आपको लाना है, डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा, उस पर प्रॉपर स्केल लगाए जाएंगे ऑटिज्म के, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे. वो साइकियाट्रिस्ट भी कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं. तो प्रॉपर एक नंबर देंगे, ईसा स्कोरिंग बोलते हैं उसको, ईसा. तो उसमें अलग अलग टाइप के परसेंटेज होंगे. उस हिसाब से जो होगा, मतलब IQ असेसमेंट भी किया जाएगा कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन कितना है. एंड उसमें अगर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा हो तो उसमें हम सोशल क्वेश्चन भी देखते हैं, डेवलपमेंटल क्वेश्चन भी देखते हैं, बिकॉज छोटा बच्चा बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो हम उनका IQ नहीं देख सकते. फिर बाकी डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं कि हो सकता है बच्चा देख नहीं सकता हो या सुन नहीं सकता हो. तो सब कुछ देख के जांच पड़ताल करके फिर हम प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन करके देते हैं. फिर उसको हम एपिलेट बोर्ड में भेज के दे गेट देयर सर्टिफिकेशन. एंड बहुत लोगों को पता नहीं है, बट गवर्नमेंट भत्ता भी देती है. ओके, अभी पहले 2000 था, अभी रिसेंटली अभी इट हैज़ इंक्रीज टू 5000. तो अगर आसपास में किसी बच्चे को या किसी को जानते हैं जिसको डिसेबिलिटी है, नॉट ओनली फॉर किड्स बट फॉर एडल्ट्स ऑल्सो,
तो आप प्लीज जाइए साइकेट्रिस्ट के पास, प्रॉपर जांच पड़ताल कराइए, यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट। हमारा यहाँ पर ही है, आपके शामली बाजार में है सेंटर, वहाँ पर आप DDRC, वहाँ पर जाके आप परसेंटेज आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको गवर्नमेंट के थ्रू 5,000 रुपीज़ मिलेगा। पर मंथ या पर ईयर होता है? आई थिंक ये सो, देखना ये पड़ेगा। देखना पड़ेगा। ओके ओके, आई विल कट दैट। ओके, नाउ ए बेसिक क्वेश्चन, यू मेंशन अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म मेंटल इलनेस के कौन से स्पेक्ट्रम में आता है और होता क्या है? हाँ, तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, ये जन्मजात होता है, बचपन में की बीमारी होती है ये। एंड इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि ऑटिज्म में सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। इसमें बच्चा जो है इमोशनल रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता, फिर एक चीज़ को बार बार करता रहेगा, उसके हिसाब से ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे फ्राइज़, जहाँ पे ऐसे फ्राइज़ रखे हैं, मुझे इसको बड़े प्लेट में ही खाना, तभी मैं खाऊंगा। अगर Okay. ज़रा सा भी, अगर मान लीजिए अगले दिन आपने दूसरे शेप के प्लेट में रखा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। एक चीज़ को बार बार उसी स्टाइल में ही करना पसंद करेंगे। एंड उसमें अगर मान लीजिए कि अगर बच्चा देख रहा है उसकी मार हो रही है, तो नॉर्मली बच्चा जाके अपनी माँ को प्यार करेगा, अरे मम्मी क्या हुआ, वो समझेगा, तो एटलीस्ट पास जाके माँ को टच करेगा Right. सपोर्ट के लिए। वो लोग जो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे होते हैं वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। इमोशनल क्वेश्चन नहीं होता उनको, मतलब होता है शायद, उनका, बेबी उनका मतलब डेवलप नहीं होता है। बेसिकली उसमें दिक्कत होती है। तो सोशल कम्युनिकेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर उनका होता अच्छा। है। तो ये दो मेन क्राइटेरिया ये फॉलो होता है। तो अगर ये होता है तो बच्चे को ऑटिज्म है, और इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिसेबिलिटी होगी, कम होगा तो बच्चा मैनेजेबल होता है। तो इसमें मेन रोल दवाइयों का नहीं, बट पेरेंट ट्रेनिंग का होता है। पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है अलग से। कुछ सर्टन होमवर्क्स होते हैं बच्चों के लिए भी, बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं, कुछ प्ले थेरेपी भी होती है, ऑडियो विजुअल थेरेपीज होती हैं, तरह तरह की। तो वो उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जितना जल्दी डिटेक्शन हो पाए। डिटेक्शन हो और इलाज स्टार्ट हो, थेरेपी स्टार्ट हो, उतना स्पीच थेरेपी भी होती है, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते ठीक से, स्पीच थेरेपी, ऑडियो थेरेपी, तरह तरह की। तो ये भी सेम जैसे किसी भी डिसेबिलिटी को जांच करने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स की टीम होती है, वैसे इसको भी प्रॉपर पूरी टीम लगी होती है। पीडियाट्रिशियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, बच्चों के डॉक्टर्स का। एंड देन बच्चा अच्छे से रह सकता है, उसको प्रॉपर, उसके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। पेरेंट्स को पहले प्रॉपरली इसके बारे में साइको एजुकेट करना कि ये कभी ठीक नहीं होगा इस चीज़ को, बट हाँ, कोई भी एबनॉर्मल अगर बिहेवियर कर रहा है बच्चा, उसको आप ठीक कर सकते हो, ताकि वो सोसाइटी में फिट हो सके और अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। राइट, ऑटिज्म का जो रेफरेंस है ना, वो आई थिंक इंडिया एज ए होल उनको पता चला दो मूवीज से। एक है बर्फी, एक है माय नेम इज खान। एग्जैक्टली। दोनों में शाहरुख खान को था माय नेम इज खान में, और प्रियंका चोपड़ा को बर्फी में। उसमें शाहरुख खान को था एस्पर्जर सिंड्रोम। राइट, वो सोशल इंटरेक्शन, कुछ आवाजें, कुछ लाइट्स, उससे उसको तकलीफ होती थी। और बर्फी में प्रियंका चोपड़ा को कम्युनिकेशन में, हाँ हाँ, भीड़ भीड़ सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी वो बार बार करते हैं। राइट। सर्टेन कपड़े बार बार पहनना, चीज़ें अगर उनके हिसाब से नहीं होंगी तो उनको प्रॉब्लम होगी, वो गुस्सा करेंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, चिल्लाएंगे, ये चीज़ें होती हैं। राइट, सो इन दैट सेम लाइन, राइट, एक होता है अभी पहले, मतलब ये हमारी सोसाइटी में है ऑलरेडी, बट ये टर्म पॉपुलर हुआ इन लास्ट आई थिंक 5-6 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड OCD। यस। राइट, सो पहले से था, बट ये टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन वाइज, डेफिनेशन भी पहले था, बट ये लिंकिंग बिटवीन द करंट बिहेवियर एंड द टर्मिनोलॉजी अभी रिसेंटली कुछ सालों में आया, दैट इज OCD। राइट, इसमें होता है कि रिपीटेड चीजें करना, या फिर कुछ चीज प्रॉपर नहीं होना है तो लोगों को इरिटेशन होने लग जाता है। सिमिलर केसेस, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई फोटो फ्रेम थोड़ा सा टिल्टेड है, उनको थोड़ा अजीब लगता है, उनको स्ट्रेट करना पड़ता है, कहीं पे कुछ आवाज़ें आ रही है उनको अजीब लगता है। तो ये OCD किस स्पेक्ट्रम में आता है, मेंटल इलनेस के, या फिर ये एक अर्ली सिंड्रोम होता है? OCD हम इसको न्यूरोसिस के अंडर भी देख सकते हैं, बट इसको अब टोटली डिफरेंट कैटेगरी बना दिया गया है। एंड देयर इज आल्सो अ थिंग कॉल्ड OCD रिलेटेड बिहेवियर्स। Okay. वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, जो बहुत ही ब्रॉड चीज़ है। मैं OCD के बारे में बात करूंगी। तो OCD होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। राइट। इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है थॉट कंपोनेंट और एक होता है मोटर कंपोनेंट। मोटर मतलब जो हम कर रहे हैं, थॉट जो हम सोच रहे हैं। तो ऑब्सेशन जो होता है वो होता है रिपीटेटिव थिंकिंग, बार बार ख्याल दिमाग में आ रहा है उसके, इंसान के। और कंपल्शन क्या होता है, जब वो जो सोच रहा है उसको जब कर रहा होता है, बार बार चीज़ें करना, दैट इज कंपल्शन, ऑब्सेसिव कंपल्शन। तो ये होता है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है ऑब्सेशन, वो होता है कंटामिनेशन और डर्ट का, कि ये गंदा है, अरे ये गंदा है, कुछ नहीं भी होगा, जरा सा भी टच कर दिया, ओ माय गॉड मुझे हैंड हाथ वॉश धोना करना पड़ेगा। तो वो अपना मतलब 1 मिनट के काम को 10 मिनट लगा देंगे, 15 मिनट लगा देंगे। फिर दूसरा टाइप का होता है चेकिंग द लॉक, बार बार लॉक चेक करेंगे, बंद है,
मतलब 1 किलोमीटर चला गया, नहीं लॉक बंद नहीं, वापस आके फिर से चेक करेगा, तो चेकिंग द डोर डोर लॉक, इज लॉक्ड और नॉट। तो ये बहुत कॉमन होते हैं। तो कंपल्शन में क्या होगा, इंसान बार बार वो चीज़ें करेगा, मतलब एक चीज़ को बार बार, जैसे कि नोज पिकिंग हो गया या बार बार सर खुजाना हो गया, ये सलमान खान तो जैसे ऐसे करना सलमान है। खान ऐसे ऐसे करता है, तो वो चीज़ें हैं, बट समहाउ इट इज रिलेटेड टू ऑब्सेशन। तो कंपल्शन बेसिकली वही है, हाथ धोना, एक्चुअली में चेक करना, और ऑब्सेशन होता है जो बार बार थॉट दिमाग में आ रहा होता है, वो होता है। अब जैसे मैंने कि बोला ऑब्सेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो उसमें बेसिकली आएंगे आपके एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर, कुछ लोगों को बार बार खुजली करने, खुजाते रहेंगे, हाँ। खुजाएंगे इतना कि उनका स्किन खराब हो जाएगा, ओह। उनको लगता है कुछ चल रहा है, मतलब हालांकि समथिंग इज डेल्यूजन नहीं है, वॉकिंग थ्रू आउट द बॉडी ऐसा लगता है उनको। वो तो डेल्यूजन और पैरासाइटोसिस हो गया, अच्छा, वो एक ओके अलग है, ओके बट इट कैन बी एसोसिएटेड, बट इंसान बार बार ऐसे खुरच रहा ऐसे, है। ओके। फिर होता है बॉडी डिस्मॉर्फिया, इंसान हाँ को हाँ। लगेगा कि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे नाक में कुछ दिक्कत है, मैं मोटी हूँ, मैं बहुत, मेरा मतलब मसल्स नहीं है, मैं पतली हूँ, है ना, ये चीज़ लगेगी। और एक होता है ट्राइकोटिलोमेनिया, बार बार अपने बाल नोच रहा हाँ है हाँ। निकाल निकाल के नोच रहा है, तो वो होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ये इसलिए मैं, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज़ राइट को राइट। लेके, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया। तो बिहेवियरल वाले में थोड़ा सा कंपोनेंट आता है, वो बिहेवियर बन जाता है उस इंसान का। तो पिकिंग बिहेवियर हो गया, ये बॉडी डिस्मॉर्फिया, ये चीज़ उसमें रिलेटेड डिसऑर्डर में आते हैं, ओसीडी में ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। तो राइट। इसमें ऑब्सेशन के भी और अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अर्जेस, कि मैं, मुझे मन कर रहा है बार बार कि मैं इसको टच करूं, है ना, तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर जैसे एक और होता है कंपल्शन, ऑब्सेशन होता है सेक्सुअल एंड ब्लास्फेमस कंपल्शन, कि भगवान को देख के सेक्सुअल थिंग थॉट आ गए, तो वी गेट सच पेशेंट्स एज वेल, ये चीज़ सो होती है। ओके, सिंस यू मेंशन राइट, सो आई जस्ट लाइक टू एलाबोरेट ऑन दैट। जो मेंटल हेल्थ होता है ना लोगों को, बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में होते हैं ना कि सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं लोगों को। सो बिकॉज ऑफ दैट उनको स्टिग्मा होने लगता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी या फिर मेरी फैमिली वाले क्या सोचेंगे। बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड ऑल, उसके थ्रू उनका डिप्रेशन बढ़ता रहता है सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज के वजह से। सो व्हेन एनी पेशेंट कम्स बिकॉज ऑफ सच इश्यूज एंड सो, हाउ डू वी गो इनटू ट्रीटिंग देम, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुके हैं। बिकॉज सोशल स्टिग्मा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके थ्रू कैसे मेंटल हेल्थ कैसे किसी के सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। इट कैन प्रीटी मच अफेक्ट द सेक्सुअल लाइफ ऑफ अ पर्सन। एक्चुअली अगर हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के एज पर बात करें, तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है प्राइमरी, मतलब बेसिकली लाइक जन्मजात आपकी बॉडी से रिलेटेड आपका है ही प्रॉब्लम स्टार्टिंग से, और एक होता है साइकोलॉजिकल, कि आपको टेंशन है या फिर आपको कुछ बीमारी हो गई उसकी वजह से आपको हुआ, पहले आपका सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मल था बट बाद में प्रॉब्लम होने लगी है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे डिस्टिंग्विश हम करते हैं। तो डिप्रेशन में भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, इट कैन साइकोसिस में भी हो सकता है, बट हमने अक्सर नॉर्मली जो देखा है रूटीनली कि एडिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दोज हु आर टू मच इनटू अल्कोहल और हु आर टेकिंग लॉट ऑफ सब्सटेंसेस, they often come with premature ejaculation or erectile dysfunction. It's actually a huge problem. Age related तो होता ही है, साइकोलॉजिकल भी है, वैस्कुलोजेनिक भी होता है, एंडोक्राइन जिसको थायराइड की दिक्कत है या फिर जिसको पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है या किसी को किडनी डिजीज हो रखी है, तो उनमें भी दिक्कतें आएंगी। डायबिटीज इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन फैक्टर राइट रिलेटेड टू सेक्सुअल डिस्फंक्शन। राइट। सो अभी जैसे लाइक हाउ यू आर साइकेट्रिस्ट राइट, सो नाउ लेट्स से एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो मे बी राइट नाउ, he or she wants to get into this world of psychiatry. Yeah. How do they enroll inside and what is the step to become a psychiatrist career wise? Okay. So I will make it even more broader, Right. not only psychiatry but in terms of mental health worker, or if you want to enter the field of mental health. So what you can do after your 12th, first of all you have to take science. एंड एक चीज़ अच्छी आजकल मैंने सुनी है कि कुछ कुछ स्कूल्स में, आई थिंक आईसीएसई बोर्ड में, लोगों ने 11th-12th में साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई Okay, है। मतलब आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने अपने 11th-12th में साइकोलॉजी ली थी Okay. इन स्कूल क्यूरिकुलम, तो दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन टू ब्रिंग मेंटल हेल्थ इन नॉर्मल मासेस। तो आप ये कर सकते हैं कि साइंस लेकर आप आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई फॉर एग्जाम्स, यू हैव टू गिव सर्टेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। So to become a psychologist you have to give a certain competitive exam. You can enroll into private or government. आपको मतलब एमफिल है, एमफिल एज पर आई नो, देन उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है कि आप कौन से वाले साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रेफर्ड इज यूजुअली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सॉरी मुझे इतना साइकोलॉजी के इतना नहीं आइडिया, बट दिस इज व्हाट एमफिल आपको करना पड़ता है।
then clinical psychologist you'll become. And उसमें जितना experience होगा उतना better होगा. And the more you are collaborating with the psychiatric hospital, if you are attending conferences, if you are working with doctors, then you will learn more with psychiatrist. हाँ, to become a psychiatrist, what you have to do is आपको पहले 12th में साइंस लेना होगा, आपको फिर MBBS में आना पड़ेगा, नीट UG देकर, फिर आपको MBBS 5 साल का MBBS करना होगा, 4.5 years का MBBS प्लस 1 साल का इंटर्नशिप, फिर आपको नीट PG का एग्ज़ाम देना होगा और INESET देना होगा. तो मैं नीट PG के थ्रू आई हूँ, तो उसमें फिर आपको डिपेंड करेगा आप कितने साल में नीट PG क्रैक करते हो, तो वो आपके डेडिकेशन पे निर्भर करता है और आपके लक पे. तो आप जैसे आपकी रैंक अच्छी है या आपने MD साइकेट्री उठाई, आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, रिगरस ट्रेनिंग, फिर आपको SRship करनी पड़ती है. तो राइट नाउ आई एम अ सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर, तो मेरा 3 साल का ट्रेनिंग पूरा हो चुका है. आई एम MD साइकेट्री, आई कैन प्रैक्टिस डू माई प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल. And yeah, that's it. You have to do MD psychiatry. No, I'd like to ask a personal question. Like, why did you choose the field of psychiatry? I choose the field of psychiatry because personally I feel that mental health की ही हमारी मतलब लाइफ रिवॉल्व करती है somehow. हर एक पॉइंट पे आपका मन कैसा है, more than your body, I think it's your mind which dictates your day-to-day activity and your overall life. तो मुझे ये लगा एज अ डॉक्टर, मैंने टू बी ऑनेस्ट मैं कभी नहीं सोची थी मैं साइकेट्रिस्ट बनूंगी. बाकी डॉक्टर्स की तरह मैं भी सोचती थी कि मैं मेडिसिन में जाऊंगी या बच्चों की डॉक्टर बनूंगी या महिलाओं की डॉक्टर बनूंगी या हड्डी की डॉक्टर बनूंगी या सर्जन बनूंगी. तो क्लैरिटी नहीं थी. बट फिर उसके बाद मैं खुद मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर चुकी हूँ. आई हैव डिप्रेशन, क्लिनिकली डायग्नोज डिप्रेशन. आई वॉज ऑन मेडिकेशन एंड आई टुक थेरेपी. एंड मुझे लगा जब मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं खुद डिनाइल में बहुत साल में रही कि मुझे तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. बट देन आई थॉट कि ओके, आई गॉट बेटर एंड आई वॉन्ट अदर पीपल हु माइट बी हैविंग द सेम प्रॉब्लम एज मी. सो आई फील दैट एंड ऑल्सो हमारे देश में अगर हम पॉपुलेशन और साइकेट्रिस्ट का अगर रेशियो देखें, फॉर एवरी 1 lakh पॉपुलेशन देयर इज ओनली 1 psychiatrist, which is a really bad number. Then the doctor will become a patient if all 1 lakh starts coming to that. That's not the case. But yeah, I felt that हमारे देश में जो कि इतना बड़ा, it's one of the humongous country in the world, densely populated, mental health is something which has always been neglected. So I think as a young psychiatrist, I can bring the change. And luckily, fortunately, lot of doctors are taking up psychiatry. It's अभी बहुत competition में बहुत high rank पे जा रहा है psychiatry. People are choosing work-life balance instead of just grinding into their normal residency and their work. And you have to just listen to your heart. And I just wanted to, I felt to help people like me and to decrease the stigma related to mental health. I'm from a family of doctors. My parents themselves, they discouraged me to take psychiatry. कि अरे तू तो पागल हो जाएगी पागलों की डॉक्टर बन के. तो इसी चीज को तो हटाना है, इसी को तो फाइट करना है, इसी को फाइट करना है. And I'm glad that things are getting better. I will tell you one incident. Recently, हमारे OPD में एक 17 साल का बच्चा है जिसने टेलीमानस पे पहले फ़ोन पे बात की कि मुझे ये दिक्कतें हो रही हैं. एंड ही केम टू आवर OPD. हालांकि अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आया था. फिर बाद में हमने लिख के ऑब्वियसली दे दिया कि नेक्स्ट टाइम प्लीज अपने पेरेंट्स को लेकर आना, बिकॉज ही वाज माइनर. दैट्स व्हाई. सो एटलीस्ट instead of taking a drastic step like suicide or doing something going into addiction और किसी को मार पीट करना, बुली करना, that child felt that okay, I need help, I know this number, I can talk and I can take help. Okay. Yeah. So with this, I think we are at the end of our discussion today. Thank you, Dr. Ananya, for shedding some light on the very important topic that the society is dealing with right now. And I think our audience today will be more informed about the mental illness and related issues. Thank you so much for your valuable inputs. And I hope you enjoyed the discussion as well. Yes, I had a great time talking about mental health, and I hope people do take help in whatever possible. All the links will be there in the description. And if you're in Agartala, you can come to our hospital. We have 3 hospitals where you can take help. One is Modern Psychiatric Hospital. We have Agartala Government Medical College, and we have Tripura Medical College as well, with proper working department of psychiatry. Thank you. Thank you. Thank you so much for watching till the end, and if you have liked this episode, please hit the subscribe button to this channel so that you keep getting updates about every new video that comes into this channel. Hit the share button and share it with your friends, colleagues and peers who you think might get some benefit out of it. And thank you for your support. See you in the next episode.